इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे पहले कैसे प्रोड्यूस होती है ये समझेंगे। हमें पता है कि एक स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर वही चार्ज चलने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मूविंग चार्ज दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अब वही चार्ज अगर वाइब्रेट करे, जैसे किसी ऑब्जेक्ट में हीट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स लैटिस में वाइब्रेट करते रहते हैं, तो उस एटम के साथ उसके जो चार्जेस हैं वो भी ऑसिलेट करते हैं। तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो वाइब्रेट करे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करेगी, और इस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो उस चार्ज के वाइब्रेशन की है। तो अगर हीट एनर्जी की वजह से वाइब्रेटिंग एटम्स और इस वजह से उनके वाइब्रेटिंग चार्जेस की इस वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ही हम कंसीडर करें, तो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी डिस्टरबेंस वैक्यूम में या एयर में प्रोपोगेट करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, और इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमें पता है कि हर हीटेड ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हीट रेडिएशन एमिट करता रहता है वैक्यूम में या एयर में। तो ऑसिलेटिंग, वाइब्रेटिंग और एक्सिलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, which in turn produces oscillating magnetic field, and this oscillating electric and magnetic energy disturbance propagates in vacuum or air with the speed of light and is called electromagnetic wave. And frequency of electromagnetic wave is equal to frequency of oscillating charge. ये oscillations इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करेगी, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ये वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करेगी। तो अगर इसे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो मैथमेटिकली इनकी इक्वेशन ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगी। क्योंकि ये वेव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है तो ध्यान से इसकी इक्वेशन को देखो, क्योंकि इसकी इक्वेशन तुम्हें पहचाननी हो सकती है, डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑप्शंस में गिवन हो सकता है। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग वेव प्रोपोगेट कर रही है तो यहाँ पर आपको एक्स टर्म मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में तुम्हें एक्स टर्म मिलेगा। प्लस एक्सिस के अलोंग जा रही है तो माइनस के एक्स यहाँ पे तुमको मिलेगा। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वेव को, और B इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। E नॉट और B नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रिप्रेजेंट होंगे। यहाँ पर K को हम 2 पाई बाई लेमडा कहेंगे। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, विच इन टर्न इज इक्वल टू ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है स्पेस में, वैक्यूम या एयर में, और 1 अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसका डायमेंशन, स्पीड का डायमेंशन या वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, मतलब LT-1। और अगर यही वेव किसी मीडियम में जाएगी
तो म्यू नॉट की जगह परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम और एप्सिलॉन नॉट की जगह परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिप्लेस हो जाएगा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी लिखते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम को हम रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी लिखते हैं। इसको आप रीअरेंज करेंगे तो 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ये c हो जाएगा। तो ये इक्वेशन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन अंडर रूट रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि 1 √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है तो इसका डायमेंशन LT-1 होगा। अब उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाते हैं जिन पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, देयरफॉर एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर। ये जो एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इसे हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी है उसका ये फॉर्मूला है। इसी तरह से बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी मतलब एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होगा। तो टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी करेगी स्पेस में वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर प्लस हाफ B0 स्क्वायर म्यू नॉट होगा। यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एनर्जी स्पेस में कैरी करती है अपने साथ वो इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिवाइडेड होती है। इसलिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है। इन फॉर्मूलों को और इन पॉइंट्स को आपको नोट करना पड़ेगा तभी ये आपको याद हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी प्रोपोगेटिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव पर यूनिट टाइम। इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया रख दीजिए। 1 सेकंड में यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितनी एनर्जी फ्लो कर जाएगी वही उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कहलाएगी। ये बात हमें पता है, फिर भी एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होगी। इस पॉइंट को भी रिकॉल कर लेते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट करती है, इट्स स्पीड चेंजेस, इट्स वेवलेंथ चेंजेस, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी तो दिखाती ही है लेकिन साथ में ये पार्टिकल नेचर भी शो करती है, जैसे कि ये बंडल ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फोटॉन हो। पैकेट्स ऑफ एनर्जी पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, इन्हें हम फोटॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई बार ऐसे बिहेव करती है जैसे ये इन फोटॉन पार्टिकल्स की बंडल्स के या ग्रुप के फॉर्म में चल रही है। इन पैकेट्स के पास एनर्जी तो होती ही है जो कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक भी है, लेकिन इनके पास मोमेंटम भी होता है जो पार्टिकल का नेचर है। और मोमेंटम एसोसिएटेड विथ फोटॉन इज equal to h upon lambda, where lambda is property of wavelength. H is Planck's constant. So momentum associated with a photon of electromagnetic wave is h upon lambda. Next important बात है कि electromagnetic wave is a transverse wave. डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट करती है। तो ये ट्रांसवर्स नेचर की है और इसलिए ये ट्रांसवर्स वेव की खासियत पोलराइजेशन का फिनोमेना एग्जिबिट करती है। लेकिन पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ एसोसिएट किया जाता है, यानी
जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसी ऐसी सरफेस से पास होता है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को निकलने दे, तो सिर्फ वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेटिंग वेक्टर्स पास होते हैं और बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो ऑसिलेट कर रहे होते हैं वो उस सरफेस से ब्लॉक हो जाते हैं। इसे हम पोलराइजेशन का फिनोमेना कहते हैं, एक सीधा सीधा मोटा मोटा अगर समझना चाहे तो। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और खासियत यह है कि इन वेव स्पेक्ट्रम्स की फ्रीक्वेंसी रेंज और वेवलेंथ रेंज हमको याद होनी चाहिए। मेरे लिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के सीक्वेंस को याद कराने के लिए जो सेंटेंस है वो है रियली MI विजिलेंट अल्ट्रा एक्स-रे और ग्रेट गामा रे। रियली का R इट स्टैंड्स फॉर रेडियो वेव, M माइक्रोवेव रिप्रेजेंट कर रहा है, I इंफ्रारेड, विजिलेंट विजिबल रे, अल्ट्रा का U अल्ट्रा वायलेट रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स-रे और फिर G या गामा गामा रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सीक्वेंस है इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग, R यानी रेडियो वेव्स सबसे कम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वाली वेव्स हैं, उससे ज़्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड में होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी विजिबल लाइट्स में होती है, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज विजिबल रेज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वाली रेज हैं, फिर एक्स रेज अल्ट्रा वायलेट रेज से भी ज़्यादा एनर्जी वाली वेव्स हैं, और गामा रेज सबसे हायर फ्रीक्वेंसी और सबसे हाई एनर्जी वाली वेव्स है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी या एनर्जी के रेंज को देखेंगे और याद करेंगे तो आप विजिबल रेज से स्टार्ट करिए। मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया तरीका है रेंज को याद करने का, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ दी रहेगी और आपको ये पहचानना होगा कि वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जैसे यहाँ पर विजिबल से स्टार्ट करें, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखें तो 10⁻14 की रेंज जो है वो विजिबल रेज की होती है। 4 × 10⁻14 हर्ट्ज ये रेड कलर की फ्रीक्वेंसी है और 7 × 10⁻14 हर्ट्ज ये वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी है। तो इस रेंज में विजिबल लाइट रहती है। इसके बाद इससे हायर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वॉयलेट की होती है, तो उसकी रेंज 10⁻14 से 10⁻16 है। तो याद रखना है कि 10⁻14 से 10 लगभग 16 हर्ट्ज तक इसका कोई बहुत बाउंड्री नहीं होता है। तो 10⁻16-17 हर्ट्ज तक अल्ट्रा वॉयलेट रेज लाई करती हैं। फिर 10⁻16 से 10⁻19 तक एक्स रेज लाई करती हैं और फिर 10⁻19 से हायर फ्रीक्वेंसीज गामा रेज की हैं। तो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज एक बार फिर से देख लेते हैं। 10⁻14 से 10⁻16 ये अल्ट्रा वॉयलेट की रेंज है। 10⁻16 हर्ट्ज टू 10⁻19 हर्ट्ज में जो वेव्स हैं वो एक्स रेज कहलाएंगी और 10⁻19 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की रेज गामा रेज होंगी। इसके बाद हम विजिबल रेंज से कम फ्रीक्वेंसी वाली साइट पर आ जाते हैं। 10⁻14 से कम 10⁻14 टू 10⁻11 हर्ट्ज इंफ्रारेड का रहेगा। 10⁻11 हर्ट्ज टू 10⁸ हर्ट्ज माइक्रोवेव का रहेगा और 10⁸ हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली सारी वेव्स रेडियो वेव्स की रेंज में आएंगी। तो विजिबल रेज से लोअर फ्रीक्वेंसी की रेंज को देख लीजिए। 10⁻11 टू 14 ये इंफ्रारेड, 10⁸ टू 11 ये माइक्रोवेव और 10⁸ से छोटी फ्रीक्वेंसी सारी रेडियो वेव्स की रेंज में आएंगी या रेडियो वेव्स कहलाएंगी। तो याद करने के लिए हमने इनको इस फॉर्म में लिखा है और इसको आप बार बार देखेंगे ध्यान से तो आपको ये पैटर्न फेमिलियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। 10⁻19 से बड़ी फ्रीक्वेंसीज गामा रेज,
16 to 19 एक्स रेज, 14 to 16 अल्ट्रावायलेट रेज, फिर 7 इंटू 10⁻14 से 4 इंटू 10⁻14 ये विजिबल रेंज। 10⁻14 और 10⁻11 के बीच की फ्रीक्वेंसीज इंफ्रारेड, 10⁻11 और 10⁸ के बीच की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव और 10⁸ से छोटी रेडियो वेव्स। जो ट्रिक मुझे बहुत सही लगती है वो ये कि 19 की एज, 16 की एज और 14 की एज एकेडमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 14th ईयर में आप 9th में जाने वाले होते हैं और अक्सर मम्मी पापा कहते हैं कि आपका बोर्ड ईयर अब आने वाला है, तो 14 की एज याद रखिए। 16th की एज में आप अपना 12th ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हैं, आप 12th में पहुंचते हैं, तो 16th की एज याद रखिए। और 19th में आपकी लाइफ का कौन सा डायरेक्शन होगा, किस प्रोफेशन में आप जाएंगे, वो लगभग डिसाइड हो चुका होता है। तो 14, 16 और 19 एज से आप याद रखिए कि 14 से 16 यूवी रेज, 16 to 19 एक्स रेज और 19 से बड़ी फ्रीक्वेंसी गामा रेज। फिर विजिबल तो 14 की रेंज में ही रहती है। उसके बाद 11 और 14 के बीच 3 का डिफरेंस है और 8 और 11 के बीच भी 3 का ही डिफरेंस है। तो 14 और 11 के बीच में इंफ्रारेड है और 11 और 8 के बीच में माइक्रोवेव है। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट्स को, कुछ ट्रिक्स को आप एसोसिएट करके ये फ्रीक्वेंसीज याद कर सकते हैं। आप अपनी भी कुछ ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। हमको वेव्स फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में ही नहीं दी रहेंगी, बल्कि वेवलेंथ के टर्म्स में भी दे सकते हैं। तो वेवलेंथ के टर्म्स में भी हम विजिबल रेंज से ही शुरू करेंगे। विजिबल रेंज में 4700 एमस्ट्रॉन्ग से 7500 एमस्ट्रॉन्ग ये विजिबल रेंज है। लेकिन देखा जाता है कि नैनोमीटर में आपको रेंज बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो 1 0 आप कम कर दोगे तो नैनोमीटर में पहुंच जाओगे, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग होता है। तो 4700 एमस्ट्रॉन्ग ये आपका विजिबल रेंज है। इसको तो आप एमस्ट्रॉन्ग में ही याद करो, क्योंकि एमस्ट्रॉन्ग में न्यूमेरिकल्स में, ऑप्टिक्स में आप देखोगे कि ये रेंज बहुत दी रहेगी। तो इसको तो आप ऐसे ही याद करो। लेकिन उसके बाद जो अगली रेंज वेवलेंथ की हो, उसको याद करने के लिए आप देखो कि 1000 एमस्ट्रॉन्ग से 100 एमस्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होती जाती है, क्योंकि एफ लेम्डा कांस्टेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो लेम्डा आपका डिक्रीज करेगा इधर, अगर फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज कर रही है। तो 1000 एमस्ट्रॉन्ग से 100 एमस्ट्रॉन्ग ये अल्ट्रावायलेट रेंज समझ लो। 100 एमस्ट्रॉन्ग से 0.1 एमस्ट्रॉन्ग ये एक्स रेज समझ लो। और 0.1 एमस्ट्रॉन्ग से छोटी वेवलेंथ सारी गामा रेज की हैं। तो एमस्ट्रॉन्ग में 1000 से लगभग 100 एमस्ट्रॉन्ग समझ लो और 100 से 0.1 एक्स रेज समझ लो। मैंने कहा कि ये कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए आप इसको इस तरीके से फिक्स नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ओवरलैपिंग रेंज नहीं दी रहेगी कि अगर ओवरलैपिंग रेंज है तो यूवी और एक्सरे दोनों दिया है ऑप्शन में। तो आप यूं समझो कि 100 से 0.1 के बीच एक्सरे लाई करेगी और 100 से या 10 एमस्ट्रॉन्ग से 1000 एमस्ट्रॉन्ग यूवी रेज रहेगा। फिर से सुनो, 10 एमस्ट्रॉन्ग से 1000 एमस्ट्रॉन्ग यूवी रेज रहेगा, 100 एमस्ट्रॉन्ग से 0.1 एमस्ट्रॉन्ग ये एक्स रेज रहेगा और 0.1 एमस्ट्रॉन्ग से सारी छोटी वेवलेंथ्स गामा रेज लाई होंगी। नैनोमीटर के टर्म्स में देखो अगर तुम, तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर ये यूवी रेज रहेंगी। 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर ये एक्स रेज रहेंगी और 0.01 नैनोमीटर से छोटी सारी वेवलेंथ्स गामा रेज होंगी। अब आप आ जाओ लॉन्गर वेवलेंथ्स पर। 1000 नैनोमीटर देखो, जो छोटी वेवलेंथ्स थी वो 100 नैनोमीटर से स्टार्ट हुई थी और जो बड़ी वेवलेंथ है विजिबल रेंज के लेफ्ट में वो 1000 नैनोमीटर से स्टार्ट हो रही हैं। 1000 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक इंफ्रारेड है, 1 मिलीमीटर से या यूं समझो 0.1 मिलीमीटर से
10 सेंटीमीटर तक माइक्रोवेव है। लेकिन क्योंकि ओवरलैपिंग रेंज में जो रहेगा वो दोनों ऑप्शन फिर आपको नहीं देंगे, तो याद रखने के लिए 1000 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक इंफ्रारेड रहेगा, 0.1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक माइक्रोवेव रहेगा और 10 सेंटीमीटर से बड़ी वेवलेंथ्स रेडियो वेव्स रहेंगी। तो इन डिजिट्स को याद करने के लिए, और ये फैक्चुअली भी करेक्ट हैं, तो याद करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। 0.1 एंगस्ट्रॉम से छोटी वेवलेंथ्स गामा रेज और 10 सेंटीमीटर से बड़ी वेवलेंथ्स रेडियो वेव्स। 10 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर, ये आप क्योंकि इमेजिन कर सकते हो ये डिस्टेंस, तो आपको ये आसानी से याद होगी। उसके बाद यहाँ पर 1 मिलीमीटर से 800 नैनोमीटर और यहाँ पर 400 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। ये इधर इंफ्रारेड लॉन्गर वेवलेंथ और ये इधर अल्ट्रावायलेट यानी शॉर्टर वेवलेंथ। इसके बाद जो डेटा है वो एंगस्ट्रॉम में ज़्यादा कंफर्टेबल याद होगा, तो इसलिए उसको मैंने एंगस्ट्रॉम में लिखा है कि 0.1 से 100 एक्सरे, 0.1 से छोटी गामा रे। तो मैंने काफ़ी कंफर्टेबल डिजिट्स यूज़ करी हैं विद यूनिट्स कि वो आसानी से याद हो जाएं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप अगर चाहें तो आप अपनी कंफर्टेबल ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं कि आपको ये वेवलेंथ्स याद हो पाए। और नेक्स्ट इस सीरीज़ के जो सेकंड और लास्ट पार्ट में हम प्रोडक्शन, यूज़ और डिटेक्शन, इन 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे।